वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इस सवाल का जवाब तलाश करूंगा आपके साथ कि क्या भारत और अमेरिका एक करीब है टू साइन ऑफ ए ट्रेड डील। ये जो ट्रेड डील की गुफ्तगू चल रही है इतने महीनों से, और बीच में इंडिया और अमेरिका के, या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो आपस के रिश्ते ताल्लुकात में जो कॉम्प्लिकेशंस आ गए, जो जिसका असर इंडिया की और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशंस पे ज़रूर पड़ा, और इतना डिले हो गया। क्या अब हम उस डील के करीब हैं? ये सवाल का मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दो ऑपोजिट किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बिल्कुल करीब हैं टू फाइनलाइज द डील। अब मैं 2-3 हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन पर बात करूंगा और हम एक डील अनाउंस कर देंगे। और खुद सर्जियो गोर, जो अब इंडिया के अमेरिका के इंडिया के लिए एम्बेसडर बनने वाले हैं, उन्होंने खुद कल कहा कि बहुत करीब है दोनों पार्टीज टू फाइनलाइजिंग ए डील। इंडिया ने बीच में थोड़ी देर कोशिश की थी कि एक मिनी डील बन जाए, जिसके बेसिस पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% पेनल्टीज है रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो कम हो सकते थे अगर मिनी डील हो जाती। लेकिन मिनी डील भी नहीं हुई है। तो एक तरफ तो खुद डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के होने वाले एम्बेसडर टू इंडिया, वो भी ये बयान दे रहे हैं। खुद मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया और अमेरिका का रिश्ता बहुत अहम है। चाइना को बैलेंस करने के लिए इस सेंचुरी के लिए, ये पुरानी जो बाइडन वाली लाइन उन्होंने इस्तेमाल किया, मार्को रूबियो ने, ये भी उन्होंने कल ही कहा। तो पिछले 2-3 दिन में हमको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी मच, वगैरह वगैरह, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा लग रहा था कि पिछले 2-3 हफ्तों से कि रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं और सुधरने जा रहे हैं। जिस वक्त एससीओ समिट के बाद तो बाज एनालिस्ट का ये ख्याल था कि जो तस्वीरें आई हैं चाइना से, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन, ये तीनों की जो तस्वीरें आ रही थी, इससे अमेरिका थोड़ा घबरा गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो गुफ्तगू है इंडिया की तरफ थोड़ा सॉफन कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते दो और चीजें ऐसी कर दी जिससे एकदम कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है। एक, उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि यूरोपियन यूनियन इंडिया और चाइना दोनों पर 100% पर टैरिफ लगा दे, इस वजह से कि वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। खुद अमेरिका ने चाइना पे कोई टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि उसके साथ निगोशिएशंस चल रहे हैं। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा ही दिए, 25% एडिशनल मजीद रशिया से तेल खरीदने के लिए, और साफ कह दिया कि अगर वो तेल खरीदना इंडिया छोड़ देता है रशिया से, तो वो 25% कट जाएंगे। लेकिन अब वो यूरोपियन यूनियन पे दबाव डाल रहे हैं कि वो 100% टैरिफ लगाए रशिया और इंडिया दोनों पर। ये सूरत हाल नहीं है। यूरोपियन यूनियन काफी घबरा गया है, और यूरोपियन यूनियन मोस्ट प्रोबेबली, मैं कह सकता हूँ 90%, कि वो ये नहीं कर सकता। एक वजह यह है कि खुद यूरोप के दो मुल्क स्लोवाकिया और हंगरी अभी भी तेल रशिया से खरीदते हैं, और ये इन्हीं सच मतलब रोकने की कोशिश को वो वीटो कर देते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा लीगल कदम ही नहीं बढ़ा सकता जिससे वो मुल्क जो तेल खरीद रहे हैं रशिया से, उनके ऊपर वो 100% टैरिफ लगा दें, क्योंकि वो खुद हंगरी और स्लोवाकिया पे भी लग जाएंगे जो यूरोपियन यूनियन के खुद मेंबर्स है। इसलिए वो लॉ को या वो रूल को, उस सैंक्शन को वो खुद वहीं पर वीटो कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मेजॉरिटी रूल पे नहीं होती, वो कंसेंसस की बेसिस पे होती है। यानी पूरे के पूरे मुल्क, जो शायद 27 मुल्क हैं, दे हैव टू ऑल अग्री अपॉन। तो एक तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ये कर सके।
ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के अंडर आके बाज यूरोपियन मुल्क यूनिलैटरली ये कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इट इज़ अनलाइकली कि जर्मनी और फ्रांस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। दूसरी चीज ये है कि यूरोपियन यूनियन खुद इंडिया के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि इंडिया और ईयू का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया और अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट के से पहले आ जाए। इनफैक्ट इंडिया इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो ट्रेड एग्रीमेंट पहले आ जाए, क्योंकि उसका दबाव शायद डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ सकता है। एटलीस्ट उनके कैलकुलेशंस में ये बात हुई। लेकिन जो इंडिया और बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसका कुछ असर नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर, या जो इंडिया पे टैरिफ रेट्स लगे थे उस पर कुछ असर नहीं हुआ। और जो इंडिया का बरतानिया के साथ जो ट्रेड था वो एक्चुअली बरतानिया के लिए इट्स नॉट ए वेरी बिग डील, सिर्फ 2% ट्रेड है। इंडिया के लिए इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल। लेकिन उससे हटकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं, अब वो G7 पे दबाव डाल रहे हैं कि G7 के मुल्क से वो कह रहे हैं कि आप इंडिया और चाइना दोनों पर 100% टैरिफ लगाएं फॉर बाइंग रशियन ऑयल, क्योंकि वो बहुत परेशान है। अब रशिया ने ना सिर्फ अपनी मतलब अटैक्स यूक्रेन पे बढ़ा दिए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्रोसेस शुरू किया था अगस्त में, व्लादिमीर पुतिन को यहाँ बुलाकर उनकी इतनी शान बढ़ा दी, उनकी इतनी इज्जत अफजाई की, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो अगला कदम था जिसमें एक बायलैटरल एग्रीमेंट होना था, अग्रीमेंट नहीं, मीटिंग होना था जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, फिर उसके बाद एक ट्राइलैटरल मीटिंग होगी जेलेंस्की, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पे सीज फायर अनाउंस किया जाएगा। तो ये तो उनका प्लान था, लेकिन वो मीटिंग की नहीं हो रही है। देयर इज नो प्रोग्रेस। उनके उससे हट के अलबत्ता अटैक्स पे अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सो सो डोनाल्ड ट्रंप काफी फ्रस्ट्रेटेड है ऑन द रशिया यूक्रेन सिचुएशन, और क्योंकि वो नेगोशिएट कर रहे हैं चाइना के साथ और इंडिया के साथ, वो मजीद टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहते इंडिया पर या चाइना पर। तो वो चाह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और अब G7 इन दोनों पर टैरिफ लगाएं ताकि उन पे दबाव पड़े और इनडायरेक्टली रशिया पर भी दबाव पड़े। G7 और यूरोपियन यूनियन में फ़र्क ये है कि G7 में जापान और कनाडा भी है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है। तो बेसिकली यूरोपियन मुल्क जापान और कनाडा पे दबाव डाल रहा है अमेरिका कि आप इनके साथ अमेरिका इंडिया और चाइना पे दबाव डालें। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। ना जापान करेगा वो, ना कनाडा वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि खुद कनाडा अपनी डील नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। तो सवाल मेरा ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं एंड इंडिया फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये करने की क्या जरूरत है? मतलब ये दो चैनल्स कैसा चल सकता है? एक तरफ से आप हाथ बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे हाथ से आप थप्पड़ मार रहे हैं। तो दिस टैक्टिक्स इंडिया इस क्या कंपार्टमेंटलाइज कर सकेगी? हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये दो चीजें बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, कि भाई ट्रेड नेगोशिएशंस इकोनॉमिक मसला है, मैं इंडिया के साथ आई एम बीइंग वेरी नाइस, ट्रेड के से वाइज इंडिया नॉट अग्रीइंग विथ मी। और फिर जियो इकोनॉमिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में वो इंडिया की बात नहीं सुन, वो सोच रहे हैं कि हम रशिया पे दबाव डाल रहे हैं, और ये जो सैंक्शंस इंडिया पे चाइना पे जाने वाले हैं वो यूक्रेन के लिए है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप इन दो चीजों को अलग रखें, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप इट सेपरेट। इंडिया तो ऑब्वियसली देखेगा कि भाई आप हमसे ट्रेड नेगोशिएशन भी कर रहे हो और फिर हम पे और मजीद टैरिफ, आप हमारे खिलाफ डिप्लोमेसी कर रहे हो ना। ये तो ये एंटी इंडिया डिप्लोमेसी हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो दबाव डाल रहे हैं मुसलसल दूसरे मुल्कों पे कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाएं। सो दिस इज द इश्यू। और जहां तक कि जो ये बात कह रहे हैं कि वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू नेगोशिएशन, देखिए जो फासला था अब पिछले 2 महीनों में तकरीबन सबको पता चल गया कि फासला क्या है। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि डिसएग्रीमेंट कहाँ है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ की एग्रीकल्चरल लॉबी के बहुत अंडर प्रेशर हैं कि वो इंडिया मतलब इंडिया की जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसे खोले। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो कंसेशन रेट्स मिले हैं, बांग्लादेश को 20% टैरिफ और पाकिस्तान को 19%, वो जो डिस्काउंट्स उनको मिला है वो इसलिए मिला है कि वो अपनी मार्केट सोयाबीन्स के लिए खोल दिए। तो अब अमेरिका सोयाबीन्स
बगैर टैरिफ के बांग्लादेश और पाकिस्तान में बेचेगा। इंडिया ने नहीं खोला अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तकरीबन 22 सेक्टर्स में 100% के करीब इंटरेस्ट रेट्स है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट था इंडिया पे 2.5% था, और एवरेज इंडिया का कुछ 17% है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 100% के करीब है। डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी 100% का टैरिफ है। तो इंडिया का प्रॉब्लम, तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना पूरा एग्रीकल्चरल मार्केट हमको बिल्कुल बाहर रखा हुआ है इस सच हैवी टैरिफ। अब हम 50% लगा रहे हैं तो आपको शिकायत है, आप तो पिछले सदियों से हम पर 100% टैरिफ लगाए हुए हैं। तो दैट इज वन बिग इश्यू। तो ये दबाव इससे पहले कभी अमेरिका ने नहीं डाला था इंडिया पर, अब डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं। दूसरी चीज ये है, वो चाह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको इंडिया इन्फोर्स करे, खासतौर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की पे। तो यहाँ पे जो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च पे खर्च होता है, तो वहाँ पे इंडिया में उसको लेके जेनेरिक्स के तौर पे बना देते हैं। तो वहाँ पे भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। और अगर इंडिया अग्री कर लेती है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, देन इट विल हर्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो इंडिया बड़ी मेहनतों से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बिग सेक्टर। $10 बिलियन के सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट्स आते हैं इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू। और जो तीसरी चीज ये है, मतलब वो डेफिसिट से तो नाराज है ही डोनाल्ड ट्रंप के, इंडिया ज्यादा बेचता है, अमेरिका में खरीदता कम है। वो उसके वजह यही है ना कि टैरिफ जो अमेरिका वहां बेच सकता है उस पर इंडिया ने टैरिफ लगा दी। और जो तीसरी चीज ये है वो है बैरियर्स, ट्रेड बैरियर, जो रूल्स वगैरह जो इंडिया ने बनाई है, जिसकी वजह से अमेरिका की सर्विस इंडस्ट्री, गूगल, एप्पल जैसे कंपनीज के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में। और कई कंपनीज वहां जाकर एस्टैब्लिश भी नहीं कर सकते हैं बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में। और अमेरिका की इकोनॉमी में 90% के करीब सर्विस इकोनॉमी है। तो अमेरिका अपने मेन प्रोडक्ट्स अभी भी इंडिया में बेच नहीं सकता। हालांकि आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल वगैरह तो सारे के सारे हैं ही वहाँ पे, उसके बावजूद देयर आर मेनी बैरियर्स जो डोनाल्ड ट्रंप उतारना चाहते। इंडिया के का कुछ ज्यादा शिकायतें नहीं है अमेरिका की तरफ, एक्सेप्ट कि आपने हम पे टैरिफ लगा दी, ये 50% वो निकालें। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है कम हो गया है, तो वो क्या कम हो गया? क्या अमेरिका के डिमांड्स कम हो गए हैं, या इंडिया ने कुछ कंसेशंस कर दिए हैं? ये ठीक सवाल है कि जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, सर्जियो गोर भी कह रहे हैं कि फासला कम हो गया है पिछले अगस्त से लेके अब तक। अगर फासला कम हुआ है तो ये फासला कम कैसे हुआ? क्या अमेरिका ने जो चीजें डिमांड की है क्या वो कम हो गए हैं, या इंडिया ने कुछ कंसेशंस दिए हैं? अगर कंसेशंस दिए हैं तो किस पे दिए हैं? एग्रीकल्चर पे दिए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स पे दिए हैं, या सर्विस इंडस्ट्री को जो ब्लॉक किया हुआ है इंडिया ने उस पे बैरियर्स को कम किए? ये सवाल का जवाब हमको शायद जब ही मिलेगा कि जब डील ये सामने आएगी मंजर आम पर, हमको पता चलेगा। जब अग्रीमेंट्स होगा उसके बाद, जब अग्रीमेंट्स पब्लिक में आएंगे तो हमको इस सवाल का जवाब मिलेगा। कुछ डिटेल्स किसी ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वगैरह में डिस्कशंस नहीं दिए, बिकॉज दे आर नेगोशिएटिंग। तो ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि या तो इंडिया हैज मेड सम कंसेशंस, या ये ट्रम्प की टैक्टिक्स है इंडिया पे और दबाव डालने की, ये कह करके वी आर क्लोज टू द डील, वी आर क्लोज टू द डील, हालांकि दे मे नॉट बी क्लोज टू द डील। तो एनीवे, तो ये चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और आपको ये भी बताना चाह रहा था कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी दबाव है। यहाँ पर तकरीबन 5 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो सोया बीन्स उगाते हैं। इट्स ए मेजर क्रॉप अमेरिका में। तो सोया बीन्स, देखिए, इससे पहले तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ इट सोयाबीन्स का चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था। सबसे बड़ा कस्टमर चाइना था। तो जो पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की चाइना के साथ, उसका असर ये हुआ कि चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन्स खरीदना छोड़कर ब्राजील को एनकरेज किया। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 17-18 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ब्राजील को कहा कि भाई, आपके पास जमीन भी है, आपके पास फार्मर्स भी है, आप सोयाबीन वहां पे ग्रो करना शुरू करें, हम आपसे खरीदेंगे। तो जो इंपोर्ट्स थे सोयाबीन्स की, चाइना ने वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया है टूवर्ड्स ब्राजील।
अब ये सूरत हाल है कि जो अभी भी कुछ 25% एक्सपोर्ट्स चाइना को जाते हैं सोयाबीन्स के, लेकिन इस साल अभी तक 1/3 ऑफ द चाइनीज ऑर्डर्स आ जाते थे। अगर आप पिछले साल जाके देखें इन सितंबर 2024, तो 30% ऑफ चाइना के ऑर्डर्स अभी तक ऑलरेडी आ चुके होते। बाय अक्टूबर एंड चाइना का पूरा 25% का जो अमेरिका का जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑर्डर्स बुक हो जाते थे। लेकिन अभी कह रहे हैं कि 0 ऑर्डर्स आए हैं चाइना से, और बहुत परेशान है सोयाबीन फार्मर्स। वो इस चीज से परेशान है कि अगर चाइना नहीं खरीदेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे कई फार्मर्स। उनके जो कर्जे हैं वो लोन्स नहीं पे कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो फार्मिंग होती है वो हेविली इंडस्ट्रियलाइज होती है। 5-10 लोग मिलकर हजारों एकड़ को फार्म करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े मशीनें यूज करते हैं, हवाई जहाज यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, एंड सो यू हर चीज़ पे लोन लिया होता है बैंक से। तो मेनी फार्म्स बेसिकली डूब जाएंगे या फोरक्लोजर्स हो जाएगा उनके ऊपर, ये डर है। तो इसका दबाव फार्म लॉबी का डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे फार्मर्स डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स भी हैं। तो ये दबाव जो डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, ही इज ट्रांसफरिंग दैट पावर, वो प्रेशर, वही दबाव इंडिया के ऊपर। तो बेसिकली दोनों पार्टीज पे बहुत दबाव है कि दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एन एग्रीमेंट। और इंडिया, अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया सोयाबीन्स खरीदना शुरू करे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ऑन सोयाबीन्स इंडिया शुड मेक सम ओपनिंग, एंड दैट विल मेक डोनाल्ड ट्रंप को जरा खुश कर देंगे। ही विल बिकम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो एनीवे, तो ये है। तो मुझे नहीं लगता कि दे आर क्लोज टू ए डील अनलेस वन ऑफ द टू पार्टीज हैज मेड बिग कंसेशंस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का ये जो बंधन हो गया है चाइना को लेकर, रशिया के लेकर, देखते हैं उसका क्या असर होता है अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर, और इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।